हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो लेसन नंबर 9 तक जो वीडियोस है वो बन चुकी हैं और डल भी चुकी हैं। आज से हम बात करेंगे लेसन नंबर 10 के ऊपर, जहां पे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 10। नाम आपने सुन लिया होगा, एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि जो दो चीजें हमने पढ़ी वो क्या, एक तो कंटिन्यूटी, एक डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशिएबिलिटी, उनको हम यूज कहां कहां करते हैं, अरे कैसे कैसे यूज करेंगे वो हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। थोड़े बहुत यूज हमने वहां देखे थे। इस चैप्टर में बेसिकली थ्योरम्स है ज्यादातर, तो उन थ्योरम्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो पहली थ्योरम क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया ना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और धीरे धीरे इसमें देखो थ्योरम्स में 3-4 हैं और हम हर एक वीडियो में एक एक थ्योरम को डिस्कस भी करेंगे, क्या होता है वो भी समझेंगे और उससे क्वेश्चंस भी करेंगे। अब इस थ्योरम को समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये यूज क्यों करते हैं अभी बताऊंगा मैं, पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। ये वाली इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए है इन इकोनॉमिक्स। इसका यूज कहां होता है, इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट में। ठीक है, अब होता क्या है थ्योरम वो समझते हैं। जैसे मान लो कोई भी जीएक्स, कोई भी एक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है अपने डोमेन के अंदर, तो जीएक्स इज कंटिन्यूअस इन ए एंड बी, देन एज्यूमिंग कि जीए और जीबी, हम मतलब फंक्शन में एक बार ए रखेंगे और एक बार बी रखेंगे। ठीक है, हैव डिफरेंट साइंस, मतलब क्या कि जीए और जीबी की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, सेम नहीं आ सकती। हैव डिफरेंट साइंस, देन जीए कुड नॉट इक्वल टू जीबी। बात कर चुका हूं कि जी में जब ए रखेंगे उसकी वैल्यू अलग आएगी और जब जी में यानी कि जो फंक्शन है बी रखेंगे उसकी वैल्यू अलग आएगी। देन देयर इज एटलीस्ट वन रियल नंबर जिसका नाम होगा सी, जो उस इक्वेशन का, उस फंक्शन का सॉल्यूशन बन जाएगा। अभी बस समझ में इतना से इतनी सी थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। दोबारा याद दिलाता हूं, एक फंक्शन जो कंटिन्यूअस अपनी डोमेन के अंदर, तो उन दो पॉइंटों पे वैल्यू जो है फंक्शन की अलग अलग आएगी, लेकिन एक वैल्यू ऐसी होगी उन दोनों की वैल्यू के बीच में जो होगा हमारा सी, जो उस फंक्शन का सॉल्यूशन बनेगा। कम से कम एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये ग्राफ है किसी फंक्शन का, सपोज करो, जहां पे हमारा 0 के बराबर आना चाहिए, जी सी 0 आएगा। देखो ध्यान से, ग्राफ है ये ए से लेके बी तक कंटिन्यूअस है। अब जिनको यही नहीं पता भाई कंटिन्यूअस क्या होता है, तो मैंने 1000 बार ये बात बोली कि वीडियोस में अपनी कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो। अब कंटिन्यूटी का कांसेप्ट हो चुका है खत्म। अब जिनको यही नहीं पता कंटिन्यूटी होती क्या है, तो भाई उनको ये चीज समझने में दिक्कत आ सकती है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जब फंक्शन का ग्राफ लगातार बन जाए, बिना पेन उठाए फिर बिना मार्कर उठाए मैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकूं। तो मैंने ग्राफ बना दिया y बराबर एफ एक्स का। अब शुरुआत हुई थी इसकी ए से, खत्म हुआ ये बी पे, लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर है जिसका नाम कौन है, जिसका नाम है सी, जहां पे फंक्शन 0 हो गया, क्योंकि सी पे इस ग्राफ ने कहां पे टच कर दिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर, है ना, याद है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो आपने बिल्कुल बचपन में पढ़ा था जब कंचे खेलते थे। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, ये हमारा वाई और ये हमारा वाई डैश। ठीक है, तो बीच में एक सी जरूर आएगा पॉइंट जहां पे हमारा जो फंक्शन है वो आंसर 0 दे देगा। इसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब क्वेश्चंस करते हैं, बहुत हो गया, थ्योरम कुछ चीज थी समझा दी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कि किसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा बिटवीन 1 and 2। अब इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है px बराबर है x की 5, ठीक है, प्लस में 3x माइनस में 12 बराबर है 0 की। अब बात है हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम के अंदर कि हमें यही वाली थ्योरम लगानी है। अरे सिंपल सी बात है, क्या निकालना है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, की इसका कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सिर्फ ये बताना है, हमें सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्ट करता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और किन पॉइंटों से किन के बीच में, 1 और 2 के बीच में, हमें ये पता करना है। तो एक सिंपल सी बात है, देखो x की पावर 5 प्लस में 3x माइनस 12 बराबर है 0 के। अगर मुझे इसके अंदर ये वाली थ्योरम लगानी है तो मेरे को पता होना चाहिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बिल्कुल मैं क्या बोल सकता हूं कि px इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 से 2, जहां पे x हमारा 1 से 2 है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसमें कोई
बड़ी बात नहीं है। और वो है कंटिन्यूस, क्यों? क्योंकि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस होता है अपने डोमेन में, तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। मतलब इसके अंदर मैं ये वाली थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। और आप सब जानते हो कि यहाँ पे x की पावर 5 क्या है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 5 है, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब डिग्री 5 है, इसके 5 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब क्या मैं इतने सॉल्यूशन निकालने बैठूंगा ये पता करने के लिए जीरो कहां बनेगा? नहीं, हमें सिर्फ चेक करना है कि ये किसी न किसी वाले पे जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो वो समझते हैं। तो उसके लिए मैं क्या किया, फिर से वही बात, फंक्शन में एक बार रखूंगा पहला पॉइंट और एक बार रखूंगा दूसरा पॉइंट। तो मैंने एक बार फंक्शन में रखा 1। अब 1 रखना तो बच्चों का खेल है, सबको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे x था तो यहाँ भी x था, लेकिन जब यहाँ पे 1 आ गया x की जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह 1 हो जाएगा। यानी कि 1 की पावर 5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 1 माइनस में 12। 1 की पावर 5 हमारा 1 हो जाएगा, 3 इंटू में 1 हमारा 3 हो जाएगा, और माइनस का 12। अब 3 और 1 कितने हो गए? 4। अब 4 में से घट गया 12, तो कितना आएगा? माइनस का 8। 4 में से 12 गए, माइनस का 8 आ गया। ठीक है, चलो भाई, हमने p की 1 पे वैल्यू निकाल ली है, अब p की 2 पे निकालते हैं। तो p की 2 पे निकाल ली, तो p की 2 पे जब मैंने निकाली तो मेरे को यहाँ पे x की जगह 2 रखना होगा, तो 2 की पावर 5 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 12। तो सोल्व किया मैंने, 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 32 होता है, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस में 12। ठीक है, 32 और 6 38। 38 में से 12 गए, कितने होते हैं बताओ? 38 में 12 गए होते हैं हमारे 26, तो 26 आ गया है। अब क्या आंसर आए? -8 से लेके 26 तक हमारा आंसर आ गया। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि -8 से लेके 26 के बीच में जीरो भी आएगा, और जब -8 से लेके 26 के बीच में जीरो आएगा, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर होगा जो इस 1 और 2 के बीच में होगा, और जहां पे हमारा फंक्शन जीरो आंसर दे देगा। अभी बात समझ में? क्योंकि जब मैंने 1 रखा तो -8 आया, 2 रखा 26 आया। जैसे यहाँ पे हुआ था, जब a रखा ये आया नीचे वाला पॉइंट, ठीक है, नेगेटिव साइड की तरफ, और जब b रखा ऊपर चला गया। बीच में एक पॉइंट ऐसा आया था ना जब ग्राफ ने जीरो आंसर जरूर दिया होगा, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो। सिर्फ हमें एक बात दिखानी थी कि P1 बराबर नहीं आया P2 के, किसी भी हाल में बराबर नहीं दिख रहे। अब जिनको बराबर दिख रहे हैं भाई, चश्मा लगा लिया करो। आई बात समझ में? साफ सीधा दिखेगा। -8 और 26 कहीं से बराबर नहीं होते। ठीक है, तो P1 नॉट इक्वल्स टू P2, थ्योरम की दूसरी बात भी लग गई। और पक्का A और B के बीच में एक ऐसा नंबर मौजूद है C, जहां पे हमारा FC पक्का 0 आएगा। ठीक है, लिख के ले लो। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मुझे उम्मीद है थोड़ी सी कि कुछ बच्चों को भी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना। फटाफट एक क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, साथ साथ थ्योरम भी हमारी खत्म हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम इस जैसा ही है। जिनको ये समझ नहीं आया वो इसे समझ लेना। अब px दे रखा है हमें। अब px क्या है? फिर से x की पावर 6, बहुत बढ़िया, प्लस में 3x स्क्वायर, लाजवाब भाई साहब, -2x -10। और भाई पेपर आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ लेना। अब तो बस गिनती है, 10-15 दिन रह गए हैं पेपर शुरू होने में। x की 6, 3x स्क्वायर -2x -1, अब ये आ गया मेरे पास। तो मैंने क्या देखा, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस हमने आप ही होगा। तो पहले क्या लिखोगे? px इज कंटिन्यूअस एट x बराबर, हमें चेक करना है 0 से 1, तो 0 से 1 में कंटिन्यूअस है। अब करना क्या होगा? फिर से अगला स्टेप, मैं इसमें क्या रखूंगा? पहले 0। जब मैंने 0 रखा तो मैंने देखा 0 के बारे में कुछ भी हो, यो खत्म, यो भी खत्म, -1 आंसर आ गया। अरे वाह। अब मैं रखूंगा यहाँ पे 0 के बाद 1, फिर मैंने रखा 1। जब मैंने 1 रखा तो 1 की पावर 6 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा में 3 3 हो गया। यहाँ पे 1 रखूंगा, -2 हो गया, -1 हो गया, माइनस प्लस 2 और 1 3, -3 से +3 कट गया, 1 आंसर आ गया। तो एक बात बताओ, यहां से आंसर आ रहा था -1, क्या -1 और 1 के बीच में 0 नहीं आता? क्या आता है? आता है ना भाई, क्योंकि नंबर की बात करूं तो -1 फिर 0 और फिर 1 आता है। तो -1 और 1 के बीच में 0 भी आता है, तो इसका मतलब पक्का पहली बात तो ये लिखोगे कि भाई हमारा जो P0 है वो बराबर नहीं आया P1 के, थ्योरम के हिसाब से। दूसरी बात अब क्या होगी कि पक्का इस A और B के बीच में C बैठा होगा, जहां पे हमारा आंसर PC 0 आएगा। और पक्का ही पक्का आएगा, क्योंकि जब इस पॉइंट पे 0 रखा तो 1 आ रहा था, -1 आ रहा था, 1 रखा 1 आया, तो पक्का इन 0 और 1 के बीच में एक पॉइंट तो कम से कम ऐसा होगा जहां पे हमारा ग्राफ जो है वो 0 आंसर देगा। तो एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन दोनों ही केस में थे। इस केस में भी था
और पहले क्वेश्चन में भी था और दूसरे में भी था। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जब सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल ना हो मेथड से, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को इस थ्योरम को अप्लाई करके देख सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और उम्मीद है ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और उन ग्रुप्स में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होता है, कि उन्हें भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए इस एग्जाम के अंदर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ थ्योरम्स के ऊपर। और अगली थ्योरम मेरे हिसाब से मीन वैल्यू थ्योरम है। एमवीटी पढ़ेंगे अगली वीडियो में, पहले बता दिया है। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले मैट्रॉन बोर्ड के सामने से।